हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिमिता और मिडनाइट एलोन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस और घटनाओं के बारे में जो लोगों ने खुद महसूस की हैं। कब्रिस्तान में घटी कुछ ऐसी कहानियाँ जो लोगों ने खुद महसूस की हैं। तो आप तैयार हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड के लिए? तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। ये कहानी है 19 साल के लड़के की, जो अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है, जब मैं 19 साल का था तब मेरा दोस्त शॉन गर्मियों में मेरे घर आया था। हम बेसमेंट में बैठ के बातें कर रहे थे। मुझे याद है कि उसके पास कोक की बोतल थी और मैं वेंडीज खा रहा था जब उसने मुझसे कहा कि हमें उस क्रीपी कब्रिस्तान को ज़रूर चेक करने जाना चाहिए, जो कि अक्रॉस द टाउन था। ये शहर भर में सबसे डरावना कब्रिस्तान था और मैं जानता था कि ये अब तक का रैंडम आइडिया था। मैंने अपने दोस्त शॉन को बताया कि अगले दिन हमारा स्कूल नहीं है और मुझे मालूम था कि शॉन एग्जैक्टली कौन से कब्रिस्तान के बारे में बात कर रहा था। मुझे नहीं पता कि उस कब्रिस्तान को कोई रेगुलर सिमेट्री बोलता भी होगा या नहीं। वो कब्रिस्तान एक छोटी सी ज़मीन का हिस्सा था जहाँ पे लगभग 100 टॉम्बस्टोन थे। उस कब्रिस्तान में ज़्यादातर कब्र बहुत पुराने समय की थी। जब हम वहाँ के पास से गुजरे तो साफ लग रहा था कि 1 सदी से वहाँ कोई भी नहीं आया था। वो कब्रिस्तान बहुत ही डरावनी फीलिंग दे रहा था, जहाँ पे एकदम सन्नाटा था। वो कब्रिस्तान लोहे के फेंस से चारों तरफ से घिरा हुआ था। वो कब्रिस्तान जंगल से घिरा हुआ था, जिसकी एक तरफ सड़क और दूसरी तरफ एक पुरानी अबैंडन बिल्डिंग थी। इस कब्रिस्तान के बारे में सब कुछ डरावना सा था। शॉन ने मुझे राजी कर लिया कि मैं उसके साथ जाके उस कब्रिस्तान को चेक करूं। उस दिन आसमान में काफी बादल थे, मौसम बारिश जैसा था। शॉन ने अपनी होंडा कार रोड के एक साइड में लगा दी, जहाँ पे बहुत कम ट्रैफिक था, लेकिन मैंने उससे कहा कि गाड़ी थोड़ी आगे पार्क करे ताकि किसी को हम पे शक न जाए। तब शॉन ने गाड़ी थोड़ी और आगे जंगल की तरफ बढ़ा दी और वहीं पे खड़ी कर दी ताकि हमें कोई कब्रिस्तान में जाता न देख पाए। इसके बाद हम कार से निकले और उन 3 या 4 फुट के फेंस को कूद के अंदर गए। पहले शॉन गया। हमने डिसाइड किया था कि शॉन लीड करेगा और उस भयानक जगह को चेक करेगा, क्योंकि ये आइडिया उसका था। हमने अंदर जाने के बाद कब्र के पुराने टॉम्बस्टोन को देखा। उनको देख के लग रहा था कि वो 19वीं सदी के थे। उनमें से कुछ पे लिखावट ठीक से समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो मिट चुकी थी। मुझे पता है कि ये बेवकूफ़ी जैसा लगता है, बट आई कुडंट हेल्प। और मुझे उस कब्रिस्तान में ये स्ट्रांगली महसूस हुआ कि कोई हमें देख रहा है। मैंने आसपास देखा और शॉन को बताया। देखे जाने की फीलिंग के साथ मैंने जंगल की ओर देखा, हर जगह अपनी नज़र दौड़ाई। जहाँ कब्रिस्तान के सामने एक अबैंडन बिल्डिंग थी। कुछ देर तक मैं उस बिल्डिंग की खिड़की पे देखता रहा और मैंने देखा कि उस खिड़की पे से कोई हमें देख रहा था। कोहरे के बीच भी मैं साफ साफ देख सकता था कि कोई तो उस खिड़की पे था जो चल के वहाँ से गया। मैंने शॉन को बताया कि हमें कोई देख रहा है और हम उस बिल्डिंग की एंट्रेंस तक गए। मैंने शॉन से कहा कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं उसी टॉम्बस्टोन के पास खड़ा था जिसे शॉन देख रहा था। तब शॉन ने चारों तरफ उस बिल्डिंग को चेक किया। उसे वहाँ एक रास्ता मिला। तब शॉन ने मुझे बुलाया, लेकिन मैं वहीं खड़ा था जब मुझे जोर से एक क्रैक की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने जाके देखा तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, लगभग 55 साल का। उसके सफ़ेद बाल थे और उसने ब्लैक रेनकोट पहना था और उसकी मूंछें थी। मुझे बस इतना ही याद है जब उसने ज़ोर से चिल्लाया और कहा कि चले जाओ यहाँ से। उसने इतनी तेज़ चिल्लाया कि वहाँ के सारे पक्षी उड़ गए थे और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और बस मैं वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मुझे जंगल में घसीटा जा रहा था। मुझे लगा कि मैं किडनैप हो गया हूँ, लेकिन जब मैंने मुड़ के देखा तो वो शॉन था जो मुझे उस बिल्डिंग से दूर लाया था और डर से चिल्ला रहा था किसी चीज़ को लेके। उसने कहा कि कार की तरफ भागो और मैंने बिना सवाल किए उसका कहना मान लिया। हम भाग ही रहे थे जब मैंने मुड़ के देखा और हम जंगल से भागते हुए आए। मैंने सुना कि कोई मेरे पीछे था और जब मैंने मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि कोई हमें फॉलो कर रहा था, जिसके बाद मैं और तेज़ी से दौड़ने लगा। हम अपनी होंडा कार तक गए और शॉन ने कार स्टार्ट की। शॉन जब उस बिल्डिंग के अंदर था तो उसे बैफहमत का सिजिल पेंटेड मिला, जिसको ज़मीन पे बनाया गया था, जो कि साइन ऑफ सेटन था।
वहाँ पे कई सारी डरावनी और क्रीपी डॉल्स थी जिनकी आंखों की जगह बटन्स लगे हुए थे। इसके अलावा शॉन वहाँ और कुछ नहीं देख पाया क्योंकि उसी वक्त बाहर एंट्रेंस पे वो बूढ़ा आदमी मुझ पे चिल्ला रहा था। मेरा चिल्लाना सुन के शॉन दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया। जब शॉन दौड़ के मेरे पास आया तो उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी मेरे पास आ रहा था, जिसके बाद शॉन मुझे उस बूढ़े आदमी से दूर जंगल की तरफ ले आया था। शॉन ने अपने कंधे पे मुझे लाद रखा था और उसने मुझे फेंस से बाहर फेंक दिया और हड़बड़ी में खुद भी बाहर आ गया, जिसके बाद मुझे होश आया। मैं अपनी लाइफ में कभी भी बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन ये पहली बार था जब मैं बेहोश हुआ था। और ये सब उस कब्रिस्तान में हो रहा था जिसके बगल में वो बिल्डिंग थी जहाँ सैटेनिक रिचुअल हुए थे। सैटेनिक रिचुअल वाली वो बिल्डिंग उस कब्रिस्तान को और भी ज़्यादा डरावना बनाती है। जब हम गांव के इलाके में रहते हैं तो वहाँ वास्तव में करने के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसके आसपास ना तो मॉल होते हैं ना ही मूवी थिएटर्स। मेरा शहर उस गांव से आधे घंटे की दूरी पे था और हमें वो वक्त किल करना था। उस वक्त को किल करने का मुझे एक बहुत ही अच्छा रास्ता नजर आया, एक कब्रिस्तान जो एक लंबी घुमावदार बजरी सड़क के अंत में था। और वहाँ दफन लोगों में से ज़्यादातर बच्चे थे जिनकी उम्र 10 साल की थी, ज़्यादातर 1800 के समय के। वहाँ की कब्र के कुछ स्टोन्स तो बहुत ही ज़्यादा पुराने थे और जो नए थे उनमें भी धब्बे लग चुके थे। और कब्र के पत्थरों की हालत इतनी बुरी थी कि वो ऐसा लगता था कि ढह चुके हैं। यहाँ तक कि नए कब्र के पत्थर भी ऐसे ही दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन रात में वो कब्रिस्तान एक खेल का मैदान लगता है जो कि उन बच्चों के लिए था जो उस कब्रिस्तान में नीचे दफन थे। ये पहली बार था जब मैंने और मेरे दोस्तों ने उस कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया। दिन में तो मैं वहाँ बहुत बार गया था, लेकिन रात में मैं वहाँ कभी नहीं गया था। हमें लगा कि सूरज ढलने के बाद अपनी फ्लैश लाइट के साथ उस कब्रिस्तान में इधर उधर घूमना बहुत ही डरावना एहसास होगा, जो कि बहुत ही एडवेंचरस था। और हमें यह आइडिया काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हम सारे दोस्त उस कब्रिस्तान में घूमेंगे और देखेंगे कि सबसे पहले कार तक कौन पहुंचता है। रात में हम लोग उस कब्रिस्तान में पहुंचे। घुमावदार सड़क पर मैंने अपनी कार पार्क की और हम सभी ने देखा कि वो जगह बहुत ही शांत थी। दिन के दौरान तो हमेशा वहाँ चिड़िया चहकती थी, लेकिन रात के दौरान इस कब्रिस्तान का नज़ारा कुछ और होता है। हम लोग को वहाँ की हवा में एक दबाव महसूस हो रहा था, जैसे कि हम लोग धरती के नीचे गहरे में पूरी तरह से अलग और अकेला महसूस कर रहे हैं। कब्रिस्तान के अंदर जाने के बाद हम कब्रिस्तान में इधर उधर घूम रहे थे। हम उस कब्रिस्तान में ये सोच के नहीं गए थे कि हमें वहाँ कुछ दिख जाएगा। हम सिर्फ उन कब्रिस्तान की कब्र के पत्थरों को पढ़ रहे थे और वहाँ के एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहे थे। वो हमारे लिए एक नया और थ्रिल एक्सपीरियंस था। उस रात हम में से किसी ने भी ड्रिंक नहीं की थी और ना ही किसी ने एनर्जी ड्रिंक पी थी। मैं कब्रिस्तान के अंदर काफ़ी दूर खड़ा था जब मुझे मेरे दोस्त निक का कॉल आया और उसने पूछा कि कार में पहले से ही कौन है। जब मैंने मुड़ के कार की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। हम लोग ने हेड काउंट किया और एक स्टोन के पास आके सब खड़े हो गए। जब निक ने यह दावा किया कि उसने कार की पैसेंजर सीट पे एक शैडो को देखा है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था और हम वापस कब्रिस्तान को एक्सप्लोर करने पहुँच गए। मैं पेड़ की टहनियों को हटा के कब्रिस्तान में आगे बढ़ ही रहा था जब मुझे लगा कि मैंने किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनी, जो कि फेंस के पीछे के पेड़ों के पास से आ रही थी। मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा और अपनी फ्लैश लाइट पेड़ की तरफ मोड़ दी। मुझे पता था कि मुझे भ्रम नहीं हो रहा है, लेकिन ये सोचना कि कोई अपने बच्चे को इस जंगल में बिना लाइट के छोड़ देगा मुझे कुछ सही नहीं लगा और मैं वापस अपने रास्ते चलने लगा। मेरा फ्रेंड निक अभी भी उस कब्र के स्टोन के पास खड़ा था। लुइस फेंस के पास जंगल की तरफ मुँह करके बैठा था, लेकिन मेरा फ्रेंड जो कार में वापस आ गया था, जो कि पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ था। मैं अपने दोस्त निक को बुलाने जा ही रहा था जब हम सब ने एक जिंगल म्यूजिक सुनी, जिसकी रोशनी अपने आप एक ग्रेव स्टोन की तरफ मुड़ गई, जहाँ जमीन पे छोटा एक लाल बॉक्स रखा था, जिसके बगल में उस खिलौने को घुमाने वाला क्रैंक था जो अपने आप धीरे धीरे चल रहा था। वो खिलौना था जैक इन द बॉक्स। निक ने अपनी टॉर्च की लाइट उस स्टोन पे मारी और उस जैक इन द बॉक्स का म्यूजिक अपने आप चल रहा था। क्या किसी ने वो खिलौना किसी बच्चे की कब्र के पास रख दिया था जो कि 1904 में मरा था? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उस बॉक्स का म्यूजिक अपने आप और तेज बजने लगा, जिसके बाद म्यूजिक ब्लर हो गया और जैक उस बॉक्स से अपने आप बाहर आ गया। जिसके बाद हम लोगों को बहुत शौक लगा। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जिसके बाद हम वापस अपनी कार की तरफ चलने लगे।
हम कार के पास पहुंचे और हमने जोल को देखा। उसको देख के लग रहा था कि वो बहुत डरा हुआ था। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ। जोल ने पूछा कि क्या तुम में से कोई कार को बाहर से मार रहा था। उन लोगों को ये सुन के बहुत अजीब लगा। तब जोल ने सारी बात बताई कि जब वो कार में वापस आया था तो उसने सुना था कि कार को बाहर से कोई मार रहा था। वो आवाज़ धीरे धीरे पैसेंजर सीट की तरफ आ गई थी। हम लोग को लगा कि जोल शायद नर्वस हो गया था, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था। हम लोग कार में बैठे और वापस आ गए, जिसके आधे घंटे बाद मैंने अपनी कार गैरेज में पार्क कर दी। और जब मैं अपनी कार पार्क कर ही रहा था तो मैंने कुछ देखा, जिसको देखने के बाद मैं फ्रीज हो गया। मैंने नोटिस किया कि पीछे की पैसेंजर सीट पे बच्चों के हाथ के कई सारे निशान थे। निक और हम सभी ने उन निशानों को देखा था, लेकिन हम लोग ने इस बारे में बहुत रेयर ही बात की। जिसके बाद मैं वापस उस कब्रिस्तान में दिन के समय गया, लेकिन वहाँ मुझे जैक इन द बॉक्स नहीं मिला। मेरे दादाजी की डेथ कुछ साल पहले हुई थी। मैं हमेशा उनके करीब था। पिछले जुलाई पे मैं उनको उनके जन्मदिन पे एक कब्रिस्तान का दौरा कराने ले गया था, जिसे उन्होंने अपने और मेरी दादी को दफनाने के लिए चुना था। मेरा परिवार उस कब्रिस्तान के करीब रहता था, इसीलिए वो सभी उनकी कब्र पे एक साथ गए थे, लेकिन मुझे अलग जाना था। ये एक उदास सा भरा बारिश का दिन था, जिसमें काफ़ी मायूसी थी, लेकिन कब्रिस्तान पे जाने से बदतर और कुछ नहीं था। गेट के गेट कीपर ने मुझसे प्लॉट नंबर के बारे में पूछा और मैंने उसको बता दिया, जिसके बाद उसने मुझे अंदर जाने दिया। वो बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान था, इसलिए मुझे उनकी कब्र ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि मैं वहाँ बहुत कम बार ही गया था। उस दिन मैंने कब्रिस्तान में और किसी को नहीं देखा था। मुझे यकीन था कि मौसम इसकी वजह था। थोड़ी देर बाद मुझे उनकी कब्र मिली और मैंने अपनी कार घास के पास खड़ी कर दी। मैंने उनके पत्थर की कब्र के नीचे कुछ फूल रखे और थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ा रहा। जब मैंने आँख बंद की और प्रेयर पढ़ी, जब मैंने अपनी प्रेयर पूरी की तो मैंने अपनी आंखें खोल ली और देखा कि वहाँ एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा है, जो लगभग 5 कब्र छोड़ के खड़ा था। वो सीधे मुझे देख रहा था और मैं उस आदमी को जानता था। वो मेरे दादाजी थे। इसके बाद मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। मैंने अपनी आंखों को मला, जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था या मेरी आंखें और दिमाग खेल खेल रही थी। इस मोमेंट को एक्सपीरियंस करने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सच कहूँ तो मैं इसके बाद बहुत ही डर गया था। जिसके बाद मैं तुरंत अपनी कार की तरफ गया और कहा कि आई लव यू ग्रैंडपा, और वहाँ से चला गया। जब मैं अपनी कार चला रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे सर दर्द हो रहा है। मुझे यकीन नहीं था कि उस रात सड़क पे सिर्फ एक ही कार चल रही थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। इन घने जंगलों में आमतौर पर हिरण होते हैं। यहाँ जैसे ही मेरी कार सड़क के नीचे झुकी, मैंने सड़क के किनारे किसी को देखा जो कि ऊपर आ रहा था, जबकि सड़क पे कोई भी फुटपाथ या पैदल रास्ता नहीं था। वो मेरे दादाजी की तरह दिख रहा था। जब मैंने अपने आप से कहा कि ये फिर से नहीं हो सकता, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मानो मेरा दिल 1000 फीट नीचे चला गया हो, और मैंने अपनी कार को घुमाया, जिसके बाद मैंने कार पर से कंट्रोल खो दिया। मैंने वापस कार पे कंट्रोल करने की कोशिश की। किस्मत से मेरी कार किसी पेड़ से नहीं टकराई, बल्कि वो हल्की सी रोड पे फिसल गई थी। जिसके बाद मैंने कार रोकी और वापस उस तरफ देखा जहां मैंने अपने दादाजी की छवि को देखा था। मैंने सड़क के किनारे वहां एक हिरण को खड़ा देखा था। मैंने अपनी कार वापस ली और सड़क पे फोकस किया। मैंने उस दिन जो देखा उसको 2 बार महसूस किया था, बल्कि वो दिन बहुत ही अजीब था। मुझे उस दिन बीमार महसूस हो रहा था और मेरा सिर भारी था। मैं सोफे पे बैठा और एक एपिसोड देखने के बाद जल्दी सोने चला गया। जिसके बाद मैं सुबह के 2 बजे उठा, जब मेरी फ़ोन की घंटी बज रही थी। फ़ोन पे कोई अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था, जिसको देख के मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। जिसके बाद मैंने कॉल रिसीव की। फ़ोन पे एक स्टैटिक वॉइस आ रही थी। फाइनली मैंने बोला हेलो, जिसके बाद और भी स्टैटिक वॉइस आने लगी, लेकिन इसके बाद जो मैंने सुना मैं उस पर विश्वास ही नहीं कर पाया। मैंने कुछ सेकंड के लिए अपने दादाजी की आवाज़ सुनी, जो कि स्टैटिक वॉइस के बीच से आ रही थी। मैंने फिर से हेलो कहने की कोशिश की। अपने दादाजी की आवाज़ सुनने के बाद मुझे बहुत शौक लगा। मेरा पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। जिसके बाद कॉल कट हो गई। मैंने अगले दिन अपने फ़ोन प्रोवाइडर को कॉल किया ताकि वो नंबर ट्रेस कर सके जहाँ से वो कॉल आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास ज़्यादा डाटा नहीं है, जिसकी वजह से वो कॉल ट्रेस नहीं कर सकते। उस दिन जो भी घटा, और वो रात सबसे डरावनी रात थी जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस की।
क्या मेरे ग्रैंडपा मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे? मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ महसूस किया हो तो आप इमोशन और खुशी से भर जाते हैं। लेकिन नहीं, ये घटना आज भी मुझे बहुत डराती है और मुझे नहीं पता कि मुझे इस घटना के बारे में क्या सोचना चाहिए या इस घटना को लेकर कैसा महसूस करना चाहिए। चाहे ये घटना बेवकूफ़ी भरी रही हो या नहीं, लेकिन ये मेरे साथ घटा था और मैं हर रात इसके बारे में सोचता हूँ कि क्या वो वाकई में मेरे ग्रैंडपा का कॉल था। तो दोस्तों, ये थे चिलिंग एक्सपीरियंस जो कि ग्रेवयार्ड में लोगों को हुए थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो चिलिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द ग्रेवयार्ड पसंद आया होगा। अगर आपने भी कुछ ऐसा महसूस किया है या आपके पास भी कोई ऐसे एक्सपीरियंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। आप मुझे बताइए कि आपने क्या महसूस किया। क्या आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है? दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरा जरितन मलाम वाला वीडियो डिलीट हो गया था और उसको वापस पोस्ट करने के बाद आप सब ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिखाया और वापस उस वीडियो को देखा, जिसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये मिडनाइट का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं मिडनाइट के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।